तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्राइडे 1995 की इस मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से एक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फ्राइडे 1995 की अमेरिकी दोस्ती कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एफ. गैरी ग्रे ने किया है और आइस क्यूब और डीजे पू ने लिखा है। फ्राइडे ट्रिलॉजी की पहली किस्त में आइस क्यूब, क्रिस टकर, निया लॉन्ग, टिनी जियूस, लिस्टर जूनियर, रेजिना किंग, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड, बर्नी मैक और जॉन विदरस्पून ने अभिनय किया है। फिल्म में बेरोजगार दोस्त क्रेग जोन्स, आइस क्यूब और स्मोकी टकर एक ड्रग डीलर के कर्ज में डूब जाने के बाद परेशानियों का सामना करते हैं, जबकि साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स में पड़ोस के गुंडों से भी जूझते हैं। फ्राइडे को विकसित करते समय आइस क्यूब और डीजे पू ने फिल्म में हुड के हिंसक चित्रण का प्रतिकार करने की कोशिश की और पटकथा लिखते समय व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा लिया। फिल्म की तैयारी तब शुरू हुई जब दोनों को न्यू लाइन सिनेमा से फंडिंग मिल गई, जिसने मुख्य भूमिकाओं में से एक में अनुभवी कॉमेडियन के बदले में वित्त प्रदान किया। आइस क्यूब और डीजे पू ने कास्टिंग के दौरान जल्दी ही टक्कर पर फैसला कर लिया। यह फिल्म ग्रे की पहली निर्देशित फिल्म थी, जो पहले एक संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को न्यू लाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिनमें से कई ने हास्य दृश्यों, लेखन और अभिनय प्रदर्शनों की प्रशंसा की, विशेष रूप से टकर की। फिल्म को उनकी ब्रेकआउट भूमिका माना जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से भी सफल रही, जिसने दुनिया भर में $27 मिलियन की कमाई की। इसके बाद इसने एक बड़ी पंथ का अनुसरण किया, जिसने कई इंटरनेट मेम और पॉप कल्चर संदर्भों को प्रेरित किया और एक मीडिया फ्रेंचाइजी लॉन्च की, जिसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे 2000 और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002 थे। कथानक: दक्षिण मध्य लॉस एंजल्स में रहने वाला एक युवक क्रेग जोन्स जीवन के उतार-चढ़ाव का सामना करता है। हाल ही में उसे वेतन लेते समय नौकरी से निकाल दिया गया। वह अपनी मां से अपने पिता से उसकी बर्खास्तगी की बात गुप्त रखने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे वैसे भी बता देती है, जिसके कारण विली उसे अल्टीमेटम देता है, कुत्ते पकड़ने वाले की नौकरी कर लो या महीने की पहली तारीख को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्रेग अपनी बहन डाना की दोस्त डेबी से भी प्रभावित है, लेकिन उसकी एक बेहद ईर्ष्यालु गर्लफ्रेंड जोई है, जो उसके लिए एक बाधा साबित होती है। जैसे ही डाना स्कूल के लिए निकलती है और विली काम के लिए निकलता है, विली क्रेग से एक अनुरोध करता है, बाहर जाकर नौकरी की तलाश करो। स्मोकी के व्यवधान के बाद, जिसमें क्रेग अपनी खरीदी हुई नई बंदूक दिखाता है। स्मोकी एक छोटा ड्रग विक्रेता है जो बड़े ड्रग डीलर बिग वर्म के लिए गांजा बेचता है। उसकी एकमात्र समस्या यह है कि वह अपना अधिकांश समय उस उत्पाद को पीने में बिताता है जिसे उसे बेचना चाहिए। वह बिग वर्म से मिलता है और जब उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो बिग वर्म उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी भावनाओं के साथ न खेले और उसे उसकी बुराइयों में छोड़कर चला जाता है। स्मोकी फिर क्रेग के साथ उसके सामने के बरामदे पर फिर से इकट्ठा होता है और वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे क्रेग ने पिछले दिन अपनी नौकरी खो दी और रेड, जो कि दोनों का बचपन का दोस्त है, उसे पड़ोस के खतरनाक व्यक्ति डीबो ने पीट-पीट कर मार डाला। स्मोकी क्रेग को वह गांजा बेचने का वादा भी करता है जो उसे बेचना है। स्मोकी को पता चलता है कि क्रेग के माता-पिता कितने सख्त हैं। वे स्मोकी के घर जाते हैं ताकि वह अपनी गांजा पी सके। रास्ते में उन्हें स्टेनली मिलता है, क्रेग का सख्त पड़ोसी, जो उनसे घास न खाने का आग्रह करता है, लेकिन उनकी बात अनसुनी हो जाती है। स्मोकी अपनी चाबी घर पर छोड़ देता है, जिसके कारण उसकी मां जोआन उसे डांटती है, जो फिर उसे सिगरेट लेने के लिए दुकान पर भेजती है। वापस लौटने के बाद वे पड़ोस की कुरूप महिला मिसेज पार्कर को देखते हैं, जिस पर वे क्रेग की मां बेटी द्वारा बाधित होने से पहले ही मुग्ध हो जाते हैं, जो काम पर जा रही होती है। इसके बाद
दोनों क्रेग के सामने वाले बरामदे पर वापस बैठते हैं और स्मोकी बिग वर्म की बहुत सारी भांग पीना शुरू कर देता है, इससे पहले कि पादरी क्लेवर उसे टोकते हैं, जो स्मोकी की आदत की आलोचना करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेज पार्कर द्वारा उसका ध्यान भंग कर दिया जाता है। जब हेक्टर अपने लोराइडर से पादरी क्लेवर को लगभग टक्कर मारने ही वाला होता है, तो वह स्मोकी का अभिवादन करता है, जो बताता है कि जब उसने उसके साथ धूम्रपान किया तो क्या हुआ। फिर वे देखते हैं कि मिसेज पार्कर पादरी क्लेवर को अपने घर में आमंत्रित कर रही है। फिर वे देखते हैं कि लिल क्रिस कूड़े के डिब्बे गिरा रहा है और उसका पीछा करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर डीबो पड़ोस में घुसता है और स्मोकी को स्टेनली के घर में घुसने के लिए मजबूर करता है, जबकि क्रेग को निगरानी रखने के लिए कहता है। मिस्टर पार्कर द्वारा पादरी क्लेवर को भगा दिए जाने और स्टेनली के अपने कामों से वापस आने के बाद स्मोकी और डीबो क्रेग के घर वापस आते हैं। स्टेनली के घर से सफलतापूर्वक $200 चुरा लेते हैं, जिसे डीबो अपने पास रख लेता है। स्मोकी फिर से गांजा पीने की आदत को फिर से शुरू कर देता है और क्रेग को अपने साथ धूम्रपान करने के लिए कहता है। पड़ोस की एक लड़की फेलिशा, जो डेबी की बहन भी है, के साथ कुछ देर की मुलाकात के बाद दोनों टीवी देखने के लिए क्रेग के घर जाते हैं। डेबी डाना की तलाश में घर आती है और स्मोकी को रीटा से मिलवाती है, जो जेनेट जैक्सन जैसी दिखने का दावा करती है। आइस क्यूब क्रेग जोन्स, क्रिस टकर स्मोकी के रूप में, 5 निया लॉन्ग डेबी, टिनी जीउस लिस्टर जूनियर डेबो के रूप में, जॉन विदरस्पून मिस्टर जोन्स, अन्ना मारिया हॉर्सफोर्ड श्रीमती जोन्स के रूप में, रेजिना किंग डाना जोन्स, पाउला जे पार्कर जोई के रूप में, बर्नी मैक पादरी क्लेवर के रूप में, एंजेला मीन्स फेलिशा के रूप में, फैजॉन लव बिग वर्म, एंथनी जॉनसन एजल के रूप में, यवेट विल्सन रीटा, विकीलिन रेनॉल्ड्स जोआन, डीजे पूरेड के रूप में, टोनी कॉक्स मिस्टर पार्कर, कैथलीन ब्रैडली श्रीमती पार्कर के रूप में, डेमेट्रियस नवारो हेक्टर, रेनाल्डो रेड के पिता के रूप में, रॉन राइजर स्टेनली के रूप में, जस्टिन रेवोनर की एक के रूप में, मेगन गुड एज किड डो, टेरी जे वॉन्चिन एफ, गैरी ग्रे स्टोर कर्मचारी के रूप में, जेम्स बोस स्मिथ लिल क्रिस के रूप में, लावांडा पेज यहोवा की साक्षी के रूप में, ड्राइव बाय शूटर के रूप में WC, माइकल क्लार्क डंकन क्रेप्स खिलाड़ी बिना श्रेय। उत्पादन शुक्रवार की रिलीज से पहले बॉयज इन द हुड, जिसमें आइस क्यूब भी थे, और कलर्स जैसी फिल्मों ने हुड में जीवन को हिंसक और खतरनाक रूप में चित्रित किया। आइस क्यूब और डीजे पू को लगा कि ये फिल्में हुड में रहने की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है, इनमें एक ज्यादा हल्के फुल्के तत्व की कमी है, जिसके बारे में आइस क्यूब ने बाद में कहा, हमें हुड में मजा आता था, हम पड़ोस में घूमने जाते थे। 6 इसलिए क्यूब और डीजे पू ने एक ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया जो उस माहौल को दर्शाए। 6 यह स्क्रिप्ट आइस क्यूब द्वारा लिखी गई केवल तीसरी स्क्रिप्ट थी, पिछली 2 अविकसित थीं। 6 फिल्म के साथ आइस क्यूब का इरादा एक हुड क्लासिक बनाने का था, जिसे बार बार देखा जा सके। 7 आइस क्यूब के अनुसार फिल्म का अधिकांश हिस्सा आत्मकथात्मक है, जिसमें से अधिकांश उसके पड़ोस में होने वाली घटनाओं पर आधारित है। स्मोकी डीजे पू के ड्रग डीलर के रूप में कार्यकाल पर आधारित थी। 6 जबकि क्रेग को उसके छुट्टी के दिन निकाल दिया जाना आइस क्यूब के चचेरे भाई पर आधारित था, जो उस समय यूनाइटेड पार्सल सर्विस UPS के लिए डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। 7 लेखन से पहले जोरी ने महसूस किया कि फिल्म निर्माताओं के रूप में उनके अनुभव की कमी प्रमुख फिल्म स्टूडियो को आकर्षित करने की संभावना नहीं थी, और फिल्म को स्वयं वित्तपोषित करने का विचार सामने आया। 6 कुछ समय के लिए पैसे बचाने के लिए फिल्म को काले और सफेद में बनाने के विचार पर विचार किया गया था। 6 इससे पहले कि जोरी ने फिल्म के निर्माण के बारे में न्यू लाइन सिनेमा से संपर्क करने का फैसला किया, जिसने हाउस पार्टी श्रृंखला के साथ सफलता हासिल की थी, एक फिल्म प्रकार
जिसे दोनों ने दोहराने का लक्ष्य रखा था। 6. न्यू लाइन सिनेमा ने प्रोडक्शन को वित्तपोषित करने पर सहमति जताई, लेकिन अनुरोध किया कि स्मोकी की भूमिका, जिसे शुरू में डीजे पू द्वारा निभाया जाना था, उसे अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा निभाया जाए। 6. स्मोकी की भूमिका के लिए क्रिस रॉक और टॉमी डेविडसन पर भी विचार किया गया था। 8. 6. डेफ कॉमेडी जैम के माध्यम से कॉमिक की खोज करने के बाद आइस क्यूब और पू ने तुरंत टकर पर फैसला किया। 6. हालांकि टकर के पहले ऑडिशन को खराब प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बाद में फिर से कोशिश करने के लिए उसे और समय दिया गया था। 6. टकर ने जल्द ही एंजेला मीन से संपर्क किया, जिसका उद्देश्य उनके अभिनय कोच के साथ काम करना था, लेकिन उन्होंने भूमिका सुरक्षित करने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें रात के खाने पर एक कार्यशाला सत्र में आमंत्रित किया। मीन्स के अनुसार जब तक स्पेगेटी खत्म हुई, क्रिस स्मोकी बन चुके थे। 6. आइस क्यूब को फिल्म के निर्देशक का चयन करने का लाइसेंस दिया गया था और उन्होंने एफ. गैरी ग्रे को चुना, जो एक संगीत वीडियो निर्देशक थे। ग्रे ने पहले भी कई मौकों पर आइस क्यूब के साथ काम किया था और एक लघु फिल्म के जरिए हॉलीवुड में पैर जमाना चाहते थे। आइस क्यूब ने इसके बजाय उन्हें फ्राइडे के लिए भूमिका की पेशकश की, इस तथ्य से आकर्षित होकर कि उनकी और ग्रे की पृष्ठभूमि समान थी। उन्हें लगा कि निर्देशक फिल्म के सौंदर्य को सटीक रूप से पकड़ लेंगे। 6. ग्रे ने कहा कि आइस क्यूब का कॉमेडी में अभिनय करना मुझे बहुत डराता है, क्योंकि उन्हें संदेह था कि दर्शक क्यूब को उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से इतने अलग किरदार में देखना पसंद करेंगे या नहीं। ग्रे ने बताया, आइस क्यूब अमेरिका का सबसे सख्त आदमी था, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो हार्डकोर गैंगस्टर रैप में सामाजिक मुद्दों पर कठोर प्रहार करता है और जिसका राजनीति पर एक कट्टर दृष्टिकोण है, तो आप कॉमेडी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। 6. मुक्त करना। फ्राइडे को 26 अप्रैल 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 30 जून 1995 को यूनाइटेड किंगडम में और 5 अक्टूबर 1995 को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज किया गया था। फिल्म को 20 अप्रैल 2015 को अपनी 20वीं वर्षगांठ के सम्मान में केवल एक रात के लिए सीमित नाटकीय रूप से फिर से रिलीज किया गया। 9. होम मीडिया। यह फिल्म 10 अक्टूबर 1995 को VHS पर, 2 मार्च 1999 को DVD पर और 8 सितंबर 2009 को ब्लूरे पर रिलीज की गई। स्वागत आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। दिसंबर 2021। फ्राइडे ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 589,341 की कमाई की और 865 थिएटरों में बॉक्स ऑफिस पर 2 पर रही, औसतन प्रति थिएटर 7,617। 10. फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में 27,467 564 की कमाई की। 4. जबकि इसका बजट $3.5 मिलियन था। रॉटन टोमाटोज ने 29 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 76% की स्वीकृति रेटिंग दी है, जिसकी औसत रेटिंग 6.410 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, फ्राइडे में जो कुछ भी कसावट भरी रचना या निर्देशकीय प्रतिभा की कमी हो सकती है, वह इसकी जीवंत, यद्यपि लगातार भद्दी, हास्य और इसके प्रमुखों के आकर्षक, ऊर्जावान प्रदर्शनों से पूरी हो जाती है। 11. मेटाक्रिटिक ने 9 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 54 का स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 12. परंपरा। फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद से ही बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली है। फिल्म का एक दृश्य इंटरनेट मीम बाय फेलिसिया का स्रोत है, जो एक ऐसा वाक्यांश है जिसका उद्देश्य किसी महत्वहीन व्यक्ति को खारिज करना है। पूर्व पिट्सबर्ग स्टीलर्स लाइनबैकर जेम्स हैरिसन और सैन फ्रांसिस्को 49ers वाइड रिसीवर डीबो सैमुअल दोनों को फिल्म के चरित्र के संदर्भ में डीबो उपनाम दिया गया है। 13. निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो ने फ्राइडे को 1992 से 2009 तक की अपनी 20 पसंदीदा फिल्मों में से एक माना। 14. अगली करियो। फिल्म की सफलता ने 2 सीक्वल को जन्म दिया, नेक्स्ट फ्राइडे 2000
और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट 2002। चौथी किस्त, जिसका शीर्षक अस्थायी रूप से लास्ट फ्राइडे है, कई वर्षों से काम में है। इस फिल्म ने फ्राइडे द एनिमेटेड सीरीज नामक एक एनिमेटेड सीरीज को भी प्रेरित किया, जो 2007 की गर्मियों में प्रसारित हुई। सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे इस फ्रेंचाइज में सबसे सफल फिल्म रही, जिसने दुनिया भर में 59.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। बिग वर्म अपने पड़ोस में वापस आता है। वह स्मोकी से अपने बाकी पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, जो क्रेग को दोषी ठहराता है, जिसके कारण बिग वर्म उसे अल्टीमेटम देता है, उसे रात 10 बजे तक उसके पैसे चुका दो या वह उन्हें मार देगा। क्रेग शुरू में गुस्सा होता है कि वह अब बिग वर्म के साथ शामिल हो गया है, लेकिन अनिच्छा से अपने दोस्त की मदद करता है। क्रेग की गर्लफ्रेंड जोई आती है और उससे पैसे उधार लेने की उसकी कोशिश फेलिशा द्वारा बर्बाद कर दी जाती है। फिर क्रेग का स्मोकी के साथ गंभीर पल होता है, जो बिग वर्म की धमकी की गंभीरता को हल्के में ले रहा है। स्मोकी फिर क्रेग से कहता है कि वह बिग वर्म से बात करने की कोशिश करेगा और उसे बताएगा कि क्रेग का उसके गांजा पीने से कोई लेना देना नहीं है। क्रेग अपनी बंदूक लेने के लिए घर में जाता है, लेकिन विली उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी मुट्ठी से लड़ने के लिए कहता है। वह क्रेग को यह भी बताता है कि उसके चाचा ने बंदूक की हिंसा में अपनी जान गंवा दी। फिर वह क्रेग को अपने विचारों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। रेड क्रेग को यह बताने के लिए आता है कि वह और उसके पूर्व सहकर्मी काम पर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसने टेप देखा था। हेक्टर फिर से आता है, स्मोकी से कुछ खरपतवार खरीदना चाहता है। स्मोकी पहले तो विरोध करता है, लेकिन जब क्रेग को उसे याद दिलाना पड़ता है कि दाव पर क्या है, तो वह अनिच्छा से ऐसा करता है। जब स्मोकी घर के सामने वापस जा रहा होता है, तो वह डीबो को वापस आते हुए देखता है। इसलिए वह और क्रेग अपनी चीजें छिपाते हैं। रेड अपनी चेन को अंदर रखने का विकल्प चुनता है, जिसे डीबो द्वारा छीन लिया जाता है, और फिर वह फिर से चला जाता है। रेड अपनी चेन छीने जाने से व्याकुल होकर अपनी कार में बैठ जाता है और चला जाता है। दाना जल्द ही आ जाती है और उसके साथ उसकी हेयर ड्रेसर शाना भी आ जाती है। पड़ोस में रात हो जाती है और रीटा स्मोकी के साथ अपनी ब्लाइंड डेट के लिए आती है। इसके तुरंत बाद बेटी काम से घर आती है और वह और क्रेग दोनों घर में चले जाते हैं। स्मोकी को रीटा से बात करने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। फिर क्रेग अपनी माँ और बहन दोनों से $200 उधार लेने का प्रयास करता है। बेटी क्रेग को $200 देने में सहज महसूस नहीं करती, क्योंकि उसने अभी-अभी अपनी नौकरी खो दी है। डाना उसे पैसे नहीं देती, लेकिन अपने पिता को बताती है कि क्रेग बिग वर्म के साथ परेशानी में है। स्मोकी अपनी ब्लाइंड डेट खत्म करने के बाद डेबी के घर जाता है और उसे रीटा के साथ संबंध बनाने के लिए डांटता है। वह लॉन पर रेड की बाइक देखता है और डेबी उसे बताती है कि डेबो फेलिशा के कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। स्मोकी इस मौके को देखता है और फेलिशा के बेडरूम की खिड़की से चुपके से घुस जाता है और स्टैनली के घर से पहले मिले पैसे चुराने की कोशिश करता है। उसे एजल द्वारा बाधित किया जाता है, जो अनजाने में डेबो को जगा देता है, जिससे स्मोकी के पास खाली हाथ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। स्मोकी क्रेग के घर वापस जाता है और उसकी मदद लेता है और फिर से घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डीबो अपनी बाइक से उनके पीछे से निकल जाता है। स्मोकी इस तथ्य से पराजित और निराश महसूस करता है कि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा है और अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। लिल क्रिस उन्हें डराने और ताना मारने की कोशिश करता है और फिर अपनी बाइक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। स्मोकी उसे बेल्ट से मारता है। आखिरकार उन सभी बार का बदला लेता है जब उसने उनके कूड़ेदानों को गिराया था। स्मोकी जश्न मना रहा है, लेकिन क्रेग ने देखा कि एक काली कार बहुत धीमी गति से उनकी ओर आ रही है। उन्हें शक होता है कि कोई कार उनके पास से गुजर रही है और क्रेग के घर में वापस जाने से पहले वे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। बिग वर्म स्मोकी को पेश करता है, जो उसे तुरंत वापस कॉल करता है
लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं होते, बिग वर्म फोन काट देता है। 1 घंटा बीत जाता है और स्मोकी फिर से बिग वर्म को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन विली उसे बीच में रोक देता है, जो स्मोकी को घर से बाहर निकाल देता है। क्रेग ड्रेसर से अपनी बंदूक पकड़ता है और स्मोकी को वापस घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वे सड़क के बीच में एक वैन को देखते हैं जिसकी हेडलाइट बंद है। वैन फिर तेज हो जाती है और बिग वर्म के आदमी उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं और क्रेग जवाबी गोली चलाता है। जैसे ही क्रेग एक घर की छत पर चढ़ता है, वह बंदूक स्मोकी को फेंक देता है, जो कुछ कवर करता है, और वे सुरक्षित रूप से भाग जाते हैं। वे एक ट्रक के बिस्तर में छिप जाते हैं, क्योंकि बिग वर्म के आदमी उन्हें ढूंढते हुए गुजरते हैं। क्रेग का परिवार और पड़ोसी गोलियों की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। खास तौर पर डाना अपने भाई और स्मोकी के बारे में पड़ोसियों से पूछती है। फिर डेबी फेलिशा को घसीट कर ले जाती है और अपनी बहन को मारने के लिए डीबो से भिड़ जाती है। डीबो ने स्मोकी की चोरी की कोशिश का आरोप फेलिशा पर लगाया। जैसे ही क्रेग और स्मोकी पड़ोस में लौटते हैं, डीबो डेबी पर हमला करता है। डेबो द्वारा धक्का दिए जाने से थककर और डेबी को मारने से नाराज होकर क्रेग आखिरकार उसके सामने खड़ा हो जाता है। पहले उसे अपनी बंदूक से धमकाता है और फिर विली द्वारा उसे गोली मारने से मना कर देता है। फिर वह डेबो से लड़ता है, लगभग हार जाता है, फिर संभलता है और डेबो को ईंट और कूड़ेदान से मारता है और अंत में उसे बेहोश कर देता है। डेबी आती है और क्रेग की देखभाल करती है। स्मोकी वह पैसा लेता है जो उसने और डेबो ने पहले स्टेनली के घर से लिया था और घर वापस चला जाता है। रेड डेबो को फिर से बेहोश कर देता है और उसकी चेन और उसकी बाइक वापस ले लेता है। एजल उसके जूते लेता है और उसे उसका चाकू वापस देता है। क्रेग अगले दिन डेबी के घर जाने का समय तय करता है। क्रेग ने नौकरी खोजने के अलावा दिन भर की सभी परेशानियों को पार कर लिया है। जोई द्वारा उसे परेशानी खड़ी करने की कोशिश करने के बाद वह उससे संबंध तोड़ लेता है और सोने चला जाता है। स्मोकी बिग वर्म के साथ समझौता कर लेता है, जो उसे बताता है कि यह व्यवसाय को संभालने का सिद्धांत था। स्मोकी ने बिग वर्म को मना कर दिया और अगली बार खुद ही खरपतवार बेचने के लिए कहा, क्योंकि उसने घोषणा की कि वह ड्रग डीलिंग छोड़ रहा है और पुनर्वास के लिए जा रहा है। फोन रखने के बाद स्मोकी ऊपर देखता है, एक जॉइंट जलाता है और चौथी दीवार तोड़कर और दर्शकों से यह कहते हुए फिल्म को बंद कर देता है, मैं बस बकवास कर रहा था। और आप यह जानते हैं, यार। फेलिक्स गैरी ग्रे, जन्म 17 जुलाई 1969, एक अमेरिकी निर्देशक और निर्माता है। ग्रे ने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और पुरस्कार विजेता संगीत वीडियो पर एक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें आइस क्यूब द्वारा इट वाज ए गुड डे, डॉ. ड्रे और आइस क्यूब द्वारा नेचुरल बॉर्न किलाज, डॉ. ड्रे द्वारा कीप देयर हेड्स रिंगिन, टीएलसी द्वारा वाटरफॉल्स और आउटकास्ट द्वारा मिस जैक्सन शामिल है। ग्रे ने कॉमेडी फ्राइडे 1995 के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। उसके बाद से उन्होंने सेट इट ऑफ 1996, द नेगोशिएटर 1998, द इटालियन जॉब 2003, बी कूल 2005, लॉ एबाइडिंग सिटीजन 2009 और स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन 2015 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 8वीं किस्त, द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 का भी निर्देशन किया, जो अब तक की 23वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 2. प्रारंभिक जीवन। ग्रे का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और उनका पालन पोषण मुख्य रूप से साउथ लॉस एंजल्स में हुआ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में फैसला किया कि वह एक फिल्म निर्माता बनेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में एवी क्लास के दौरान उन्हें वीडियो कैमरा के लिए अपनी प्रतिभा का पता चला था। आजीविका। एक कदमदरकदम प्रक्रिया की तलाश में उन्होंने एक सहायक के रूप में फिल्म उद्योग में
कई वर्षों तक काम करने की योजना बनाई और 45 साल की उम्र तक अपनी पहली फीचर फिल्म में काम करने की उम्मीद की। इस तरह उन्होंने हाई स्कूल छोड़ते ही काम करना शुरू कर दिया। स्क्रीन सीन जैसे कार्यक्रमों में कैमरा ऑपरेटर के रूप में काम किया। उन्होंने कॉमेडी मेजर लीग 1989 में भी एक छोटी सी भूमिका की थी। 3. उन्हें संगीत वीडियो के साथ निर्देशन करने का पहला मौका मिला, जिसकी शुरुआत हिप हॉप समूह डब्ल्यूसी और माड सर्कल डब्ल्यूसी उनका पूर्व सहपाठी था के लिए एक वीडियो से हुई। 1993 में उन्होंने आइस क्यूब के इट वाज ए गुड डे के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। वीडियो गीत के बोल का शाब्दिक रूपांतर है। 26 साल की उम्र में 3 ग्रे ने अपनी पहली फिल्म बड़ी स्टोनर कॉमेडी फ्राइडे का निर्देशन रैपर निर्माता आइस क्यूब, जिन्होंने लॉस एंजल्स में अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म का सहलेखन किया, और क्रिस टकर के साथ किया। इसके बाद उन्होंने जेडा पिंकेट और क्वीन लतीफा के साथ फिल्म सेट इट ऑफ का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने द नेगोशिएटर का निर्देशन किया, जिसमें केविन स्पेसी और सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया, जबकि ग्रे ने 1998 के अकापुल्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों पुरस्कार अर्जित किए। ग्रे ने 2003 में चार्लीज थेरॉन और मार्क वाहलबर्ग अभिनीत एक्शन थ्रिलर द इटालियन जॉब का निर्देशन किया। ग्रे ने इस फिल्म पर अपने काम के लिए 2004 के ब्लैक अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन का आंकड़ा पार किया। उनकी अगली फिल्म ए मैन अपार्ट थी, जो विन डीजल अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर थी। बाद में उन्होंने एल्मोर लियोनार्ड के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण बी कूल का निर्देशन किया। जॉन ट्रेवोल्टा की फिल्म को आलोचकों ने नकार दिया था, लेकिन इसने दुनिया भर में $95 मिलियन से अधिक की कमाई की। 4. इसके बाद उन्होंने थ्रिलर लॉ एबाइडिंग सिटीजन का निर्देशन किया, जिसमें जेमी फॉक्स और जेरार्ड बटलर ने अभिनय किया और कर्ट विमर ने लिखा। इस फिल्म ने दुनिया भर में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। ग्रे को ब्लैक हॉलीवुड एजुकेशन एंड रिसोर्स सेंटर से इवान डिक्सन अवार्ड ऑफ अचीवमेंट मिला, और ब्लैक एंटरप्राइज पत्रिका द्वारा उन्हें 40 वर्ष से कम आयु के 50 सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली अफ्रीकी अमेरिकियों में से एक नामित किया गया। उन्हें अफ्रीकी अमेरिकी फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा उनके 2004 के विशेष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसी वर्ष आर्टिस्ट एम्पावरमेंट गठबंधन द्वारा आर्टिस्ट एम्पावरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2010 में पैन अफ्रीकन फिल्म एंड आर्ट्स फेस्टिवल से पायनियर डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। ग्रे ने 2015 के ड्रामा स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन का निर्देशन किया, जो रैप ग्रुप एनडब्ल्यूए के बारे में एक जीवनी फिल्म थी। 2017 में ग्रे ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस का निर्देशन किया, जो 14 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। 5 रिलीज होने पर दोनों फिल्मों ने एक अफ्रीकी अमेरिकी निर्देशक द्वारा सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया। 2 और द फेट ऑफ द फ्यूरियस एक अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा निर्देशित पहली फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 6. 7. ग्रे को 28 मई 2019 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार दिया गया। अगले महीने के दौरान उनकी फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल रिलीज हुई। 8 अप्रैल 2019 में यह पता चला था कि ग्रे वीडियो गेम फ्रेंचाइजी सेंसरो के एक रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसकी पटकथा ग्रेग रूसो द्वारा लिखी जाएगी। 9 सितंबर 2021 में यह घोषणा की गई कि वह नेटफ्लिक्स के लिए केविन हार्ट अभिनीत हीस्ट फिल्म लिफ्ट का निर्देशन करेंगे। ओशे जैक्सन सीनियर, जन्म 15 जून 1969, जिन्हें पेशेवर रूप से आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी रैपर, गीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। एनडब्ल्यूए के 1988 के एल्बम स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन पर उनके गीतों ने गैंगस्टा रैप की व्यापक लोकप्रियता में योगदान दिया। 3, 4, 5 और उनके राजनीतिक रैप सोलो एल्बम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड 1990, डेथ सर्टिफिकेट 1991 और द प्रीडेटर 1992
सभी समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रहे। 5, 6, 7, 8 उन्हें 2016 में NWA के सदस्य के रूप में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 9 लॉस एंजल्स के मूल निवासी आइस क्यूब ने 1986 में CIA नाम से अपना पहला रैप समूह बनाया। 10 1987 में EG और डॉड्रे के साथ उन्होंने गैंगस्टर रैप समूह NWA बनाया। 10 इसके प्रमुख रैपर के रूप में उन्होंने स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन में ड्रे के कुछ और EG के अधिकांश गीत लिखे। 3 5 एक ऐतिहासिक एल्बम जिसने वेस्ट कोस्ट हिप हॉप की शुरुआती पहचान को आकार दिया और इसे ईस्ट कोस्ट रैप से अलग करने में मदद की। 4 NWA अपने हिंसक गीतों के लिए भी जाना जाता था, जिसमें अपमानजनक पुलिस पर हमला करने की धमकी दी जाती थी, जिससे विवाद खड़ा हो जाता था। 3 10 EG और जेरी हेलर द्वारा समूह के प्रबंधन पर एक मौद्रिक विवाद के बाद क्यूब ने 1989 के अंत में NWA छोड़ दिया। 1990 के दशक की शुरुआत से आइस क्यूब का फिल्मी करियर भी सक्रिय रहा है। 11 12 उन्होंने निर्देशक जॉन सिंगलटन की पहली फीचर फिल्म बॉयज इन द हुड में डॉग बॉय की भूमिका निभाकर सिनेमा में प्रवेश किया, जो 1991 में आई एक ड्रामा थी जिसका नाम 1987 के रैप गीत 4 के नाम पर रखा गया था, जिसे आइस क्यूब ने लिखा था। 11 उन्होंने 1995 की कॉमेडी फिल्म फ्राइडे में सहलेखन और अभिनय भी किया। 13 जिसने एक सफल फ्रेंचाइजी को जन्म दिया और उनकी सार्वजनिक छवि को एक बैंकेबल मूवी स्टार के रूप में नया रूप दिया। 12 उन्होंने 1998 की फिल्म द प्लेयर्स क्लब के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और फिल्म के साथ साउंड ट्रैक का निर्माण और क्यूरेट भी किया। 14 2020 तक वह लगभग 40 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें 1999 की युद्ध कॉमेडी थ्री किंग्स, बार्बरशॉप सीरीज जैसी पारिवारिक कॉमेडी और दोस्त पुलिस कॉमेडी 21 जंप स्ट्रीट, 22 जंप स्ट्रीट और राइड अलोंग शामिल है। 13 वह इनमें से कई फिल्मों के कार्यकारी निर्माता थे, साथ ही 2015 की बायोपिक स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन के भी। प्रारंभिक जीवन 1987 में हाई स्कूल के सीनियर छात्र के रूप में आइस क्यूब ओशे जैक्सन का जन्म लॉस एंजल्स में 15 जून 1969 को अस्पताल क्लर्क और कस्टोडियन डोरिस और मशीनिस्ट और UCLA ग्राउंडकीपर होसे जैक्सन के घर हुआ था। 15 16 17 18 उनका एक बड़ा भाई है। 19 और उनकी एक सौतेली बहन थी जिसकी हत्या तब हुई जब क्यूब 12 साल का था। 20 वह साथी रैपर्स डेल था, फंकी होमोसेपियन और काम का चचेरा भाई है। वह दक्षिण लॉस एंजल्स के वेस्टमोंट खंड में वैन विक स्ट्रीट में बड़ा हुआ। 21 22 लॉस एंजल्स के जॉर्ज वॉशिंगटन प्रिपरेटरी हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में। 23 क्यूब ने टाइपराइटिंग क्लास में अपने दोस्त किड्डो द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद रैप लिखना शुरू किया। 24 उन्होंने कहा है कि उनका स्टेज नाम उनके बड़े भाई से आया है, जिन्होंने उन्हें एक फ्रीजर में पटकने और बर्फ के टुकड़े होने पर बाहर निकालने की धमकी दी थी। 1990 की शुरुआत में आइस क्यूब ने न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित रैप ग्रुप पब्लिक एनिमी की प्रोडक्शन टीम द बॉम्ब स्क्वाड के साथ अपना पहला एकल एल्बम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड रिकॉर्ड किया। मई 1990 में आने पर यह तुरंत हिट हो गया, जिसने रैप के मुख्यधारा में एकीकरण को और बढ़ावा दिया। फिर भी यह विवादास्पद रहा, इसने स्त्रीद्वेष और नस्लवाद के आरोप लगाए। एल्बम में आइस क्यूब द्वारा अश्वेत राष्ट्रवाद और अश्वेत संघर्ष की विचारधारा की पुष्टि की गई है। क्यूब ने एल्बम में एक महिला रैपर और अतिथि योयो को अपने रिकॉर्ड लेबल का प्रमुख नियुक्त किया और उनके डेब्यू एल्बम मेक वे फॉर द मदरलोड के निर्माण में मदद की। 1990 में भी क्यूब ने एक EP किल एट विल को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और रैप के पहले EP को प्लेटिनम प्रमाणित किया गया। 40 उनका दूसरा एल्बम डेथ सर्टिफिकेट 1991 में रिलीज हुआ। 41 यह एल्बम ज्यादा केंद्रित, फिर भी ज्यादा विवादास्पद माना जाता है, जिसने श्वेत विरोधी, यहूदी विरोधी और स्त्रीद्वेषी सामग्री के आरोपों को जन्म दिया। एल्बम को 2 थीम में विभाजित किया गया था, डेथ साइड आज हम कहा है,
इसका एक विजन और लाइफ साइड, हमें कहा जाना चाहिए इसका एक विजन। ट्रैक नो वैसलीन एनडब्ल्यूए के 1990 ईपी और 1991 एल्बम द्वारा उनके प्रति निर्देशित अपमान का तीखा जवाब देता है, जो उन्हें देशद्रोही कहते हैं। 3942 ईजी को हाउस निग्गा के रूप में फांसी पर चढ़ाने के आह्वान के अलावा ट्रैक एनडब्ल्यूए के प्रबंधक जेरी हेलर पर समूह का शोषण करने का आरोप लगाता है, उल्लेख करता है कि वह एक यहूदी है और उसकी हत्या की मांग करता है। 4344 आइस क्यूब ने तर्क दिया कि उन्होंने हेलर की जातीयता का उल्लेख केवल संयोगवश किया था, हमले को आधार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाचार मीडिया द्वारा गैरश्वेत हमलावरों की जातियों का उल्लेख करने के कारण। 44 ट्रैक ब्लैक कोरिया, जिसे नस्लवादी भी माना जाता है, 41 को 1992 के लॉस एंजिल्स दंगों की भविष्यवाणी करने वाला भी माना जाता है। 40 विवादास्पद होने के बावजूद डेथ सर्टिफिकेट ने अपने दर्शकों का दायरा बढ़ाया, उन्होंने 1992 में लोलापालूजा के साथ दौरा किया। 31 ओमाहा नेब्रास्का में 1993 के आइस क्यूब कॉन्सर्ट का टिकट। क्यूब का तीसरा एल्बम द प्रीडेटर नवंबर 1992 में रिलीज हुआ था। 1992 के लॉस एंजिल्स दंगों का जिक्र करते हुए विकेड गीत की शुरुआत होती है। 29 अप्रैल लोगों के लिए शक्ति थी और हम शायद इसका सीक्वल भी देखें। प्रीडेटर R&B, हिप हॉप और पॉप चार्ट दोनों पर नंबर 1 पर आने वाला पहला एल्बम था। सिंगल्स में इट वाज ए गुड डे और चेक योर सेल्फ शामिल है, जिनके गाने 2 भाग संगीत वीडियो वाले हैं। आम तौर पर आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने वाला, यह एल्बम व्यावसायिक रूप से उनका सबसे सफल एल्बम है, जिसकी अमेरिका में 3 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। इस एल्बम के बाद क्यूब के रैप दर्शक गंभीर रूप से कम हो गए और अपने पहले 3 एल्बमों की प्रमुखता कभी हासिल नहीं कर पाए। 13 इस दौरान क्यूब ने अन्य कलाकारों के गानों में कई बार काम करना शुरू किया। 1992 में क्यूब डेल द फंकी होमोसेपियन के डेब्यू एल्बम आई विश माई ब्रदर जॉर्ज वाज हियर, द लेंच मोब के डेब्यू गुरिल्लास इन था मिस्ट में दिखाई दिए, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था, और कूल जी रैप और डीजे पोलो के गाने टू द हेड में भी दिखाई दिए। 1993 में उन्होंने काम के डेब्यू एल्बम पर काम किया और 2 पैक के एल्बम स्ट्रिक्टली 4 माई निगाज के ट्रैक लास्ट वर्ड्स पर आइस्टी के साथ सहयोग किया। 1993 से 1998 लेथल इंजेक्शन और वेस्टसाइड कनेक्शन का गठन। क्यूब का चौथा एल्बम लेथल इंजेक्शन 1993 के अंत में आया। यहाँ क्यूब ने ड्रे द्वारा लोकप्रिय किए गए तत्कालीन लोकप्रिय जी-फंक से उधार लिया। हालांकि आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन एल्बम ने रियली बॉब गन, वन नेशन, यू नो हाउ वी डू इट और व्हाट कैन आई डू सहित सफल एकल लाए। इस एल्बम के बाद आइस क्यूब ने प्रभावी रूप से अपने रैप दर्शकों को खो दिया। 13 लेथल इंजेक्शन के बाद क्यूब ने फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया और अन्य रैपर्स के एल्बमों का निर्माण किया, जिसमें द लेंच मोब, मैक 10, मिस्टर शॉर्टखोप और कॉशन शामिल थे। 5-40 1994 में क्यूब ने अपने पुराने एनडब्ल्यूए ग्रुपमेट ड्रे के साथ मिलकर काम किया, जो उस समय रैप के जी-फंक सबजेनर का नेतृत्व कर रहे थे। क्यूब के समूह छोड़ने के बाद पहली बार, और जो ड्रे के 1991 में चले जाने पर भंग हो गया था। इसका परिणाम क्यूब और ड्रे का गाना नेचुरल बॉर्न किलाज था, जो मर्डर वाज द केस साउंड ट्रैक पर था, जिसे ड्रे के तत्कालीन नए लेबल डेथ रो रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया गया था। क्यूब ने लॉस एंजिल्स के वुडलैंड हिल्स क्षेत्र में विलियम हॉवर्ड टैफ्ट हाई स्कूल में भी पढ़ाई की। 15 उन्हें उच्च अपराध वाले पड़ोस में अपने घर से उपनगरीय स्कूल तक 40 मील 64 किलोमीटर बस से ले जाया गया था। 27-28 1987 की शरद ऋतु में एनडब्ल्यूए के साथ कुछ स्थानीय रूप से सफल रैप गाने लिखने और रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद उन्होंने फीनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फीनिक्स, एरिजोना में दाखिला लिया। 15-29 1988 में आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग में डिप्लोमा के साथ
वे लॉस एंजल्स लौट आए और एनडब्ल्यूए में फिर से शामिल हो गए, लेकिन बैकअप योजना के रूप में आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग में अपना करियर बनाए रखा। 1530 संगीत व्यवसाय। प्रारंभिक कार्य। 1986 में 16 साल की उम्र में आइस क्यूब ने ट्रियो सीआईए में रैप करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही नए बने रैप ग्रुप एनडब्ल्यूए में शामिल हो गए। वे एनडब्ल्यूए के प्रमुख रैपर थे और इसके आधिकारिक डेब्यू एल्बम 1988 के स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन में मुख्य भूत लेखक थे। वित्तीय विवाद के कारण उन्होंने 1990 की शुरुआत में समूह छोड़ दिया। 1990 के दौरान उनके डेब्यू सोलो एल्बम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड ने उन्हें एक फीचर्ड रैप ग्रुप द लिंच मॉब का नेतृत्व करते हुए पाया। 31 इस बीच उन्होंने रैपर यो यो को विकसित करने में मदद की। 5-32 1986 CIA दोस्त सर जिंक्स के साथ आइस क्यूब ने रैप ग्रुप CIA का गठन किया और डॉ. ड्रे द्वारा आयोजित पार्टियों में प्रदर्शन किया। 1984 से ड्रे एक लोकप्रिय डीजे क्रू, वर्ल्ड क्लास व्रेकिन क्रू के सदस्य थे, जो 1985 तक इलेक्ट्रो रैप का प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। ड्रे ने क्यूब से व्रेकिन क्रू के हिट गाने कैबेज पैच को लिखने में मदद ली थी। ड्रे क्यूब के साथ एक साइड प्रोजेक्ट में भी शामिल हुए, स्टीरियो क्रू नामक एक जोड़ी, जिसने 12 इंच का रिकॉर्ड शीज ए स्कैग बनाया, जिसे 1986 में एपिक रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया गया। 33 1987 में CIA ने डॉ. ड्रे द्वारा निर्मित एकल माई पॉज रिलीज किया। इस बीच व्रेकिन क्रू का मुख्य आधार लॉस एंजल्स काउंटी के कॉम्पटन शहर से लगभग 1/4 मील की दूरी पर ईव आफ्टर डार्क नाइट क्लब था। जब ड्रे टर्नटेबल पर थे तो आइस क्यूब रैप करते थे, अक्सर अन्य कलाकारों के गानों की पैरोडी करते थे। एक उदाहरण में क्यूब का गायन माई पेनिस था, जो रन DMC के माई एडिडास की पैरोडी करता था। 34 2015 में नाइट क्लब के सहमालिक और व्रेकिन के नेता अलोंजो विलियम्स ने याद किया कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था और उन्होंने इसे दोबारा न करने के लिए कहा था। 35 1986 से 1989 NWA मुख्य लेख। NWA 1988 में कॉम्पटन स्केटिंग रिंक पर NWA के पहले संगीत समारोह का पोस्टर। 16 साल की उम्र में क्यूब ने अपना पहला गाना एरिक राइट को बेचा, जिसे जल्द ही EG नाम दिया गया, जो कॉम्पटन, कैलिफोर्निया में स्थित रूथलेस रिकॉर्ड्स और संगीत टीम NWA का गठन कर रहा था। 15 खुद दक्षिण मध्य लॉस एंजल्स से क्यूब NWA का एकमात्र मुख्य सदस्य होगा जो कॉम्पटन में पैदा नहीं हुआ था। क्यूब द्वारा लिखित, ड्रे द्वारा निर्मित और EG द्वारा रैप किए गए गीत बॉयज इन द हुड की सफलता के बाद, जिसने कैलिफोर्निया में गैंगस्टा रैप की स्थापना में मदद की, EG ने NWA को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 36 जिसने जल्द ही MC रेन को प्राप्त कर लिया। क्यूब ने NWA के आधिकारिक डेब्यू एल्बम स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन, जो अगस्त 1988 में रिलीज हुआ, में ड्रे के कुछ और EG के लगभग सभी गीत लिखे। 3 फिर भी 1989 के अंत तक क्यूब ने अपने मुआवजे और जेरी हेलर द्वारा NWA के प्रबंधन पर सवाल उठाया। 37 क्यूब ने EG के डेब्यू एल्बम EG डुजिट का अधिकांश हिस्सा भी लिखा था। उन्हें कुल $32,000 का भुगतान किया गया था और हेलर ने 1989 में जो अनुबंध प्रस्तुत किया था, उसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि वे आधिकारिक तौर पर NWA के सदस्य थे। 38 दिसंबर में समूह और उसके लेबल को छोड़ने के बाद क्यूब ने हेलर पर मुकदमा दायर किया और बाद में मुकदमा अदालत के बाहर सुलझा लिया गया। 38 जवाब में NWA के सदस्यों ने 1990 के EP 100 माइल्स एंड रनिन पर और 1991 में NWA के अगले और अंतिम एल्बम निगाज 4 लाइफ पर क्यूब पर हमला किया। 39 1995 में क्यूब ने मैक 10 और WC के साथ मिलकर वेस्टसाइड कनेक्शन नामक एक साइड ट्रायो का गठन किया। ईस्ट कोस्ट मीडिया द्वारा उपेक्षित महसूस करना, रैप की द्वितीय प्रतिद्वंद्विता में एक लंबे समय से चली आ रही समस्या,
समूह ने वेस्ट गौरव को मजबूत करने और कम आके गए लोगों के साथ प्रतिध्वनित होने का लक्ष्य रखा। वेस्टसाइड कनेक्शन के पहले एल्बम बो डाउन 1996 में बो डाउन और गैंगस्टास मेक द वर्ल्ड गो राउंड जैसे ट्रैक शामिल थे जो समूह के उद्देश्यों को दर्शाते थे। एल्बम को साल के अंत तक प्लेटिनम प्रमाणित किया गया था। रैपर कॉमन के गाने आई यूज्ड टू लव हर को वेस्ट कोस्ट रैप के अपमान के रूप में व्याख्यायित करते हुए क्यूब और वेस्टसाइड कनेक्शन ने कुछ समय के लिए उनके साथ झगड़ा किया, लेकिन 1997 में उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकाल लिया। 45 यह वह समय था जब क्यूब ने रैप शैली के बाहर सहयोग करना शुरू किया। 1997 में उन्होंने डेविड बॉवी और 9 इंच नेल्स के गायक ट्रेंट रेजनर के साथ बॉवी के आई एम अफ्रेड ऑफ अमेरिकन्स के रीमिक्स पर काम किया। 1998 में क्यूब को कॉर्न बैंड के गीत चिल्ड्रेन ऑफ द कॉर्न में दिखाया गया और उनके फैमिली वैल्यूज टूर 1998 में उनके साथ शामिल हुए। 1998 से 2006 वॉर एंड पीस वॉल्यूम 1 और 2 और वेस्टसाइड कनेक्शन का पुनर्मिलन। नवंबर 1998 में क्यूब ने अपना बहुप्रतीक्षित 5वां एकल एल्बम वॉर एंड पीस वॉल्यूम 1 द वॉर डिस्क रिलीज किया। विलंबित छठा एल्बम वॉल्यूम 2 2000 में आया। इन एल्बमों में वेस्टसाइड कनेक्शन और उनके पुराने एनडब्ल्यूए सदस्यों डॉ ड्रे और एमसी रेन के साथ पुनर्मिलन शामिल है। क्यूब को कॉर्न से भी बदले में एक एहसान मिला क्योंकि वे वॉल्यूम 1 के उनके गीत फक डाइंग में दिखाई दिए। कई प्रशंसकों ने कहा कि ये दोनों एल्बम, विशेष रूप से दूसरा, उनके पहले के काम की तुलना में कम गुणवत्ता वाले थे। 46 2000 में क्यूब डॉ ड्रे, एमिनेम और स्नूप डॉग के साथ अप इन स्मोक टूर में भी शामिल हुए। 47 2002 में क्यूब ब्रिटिश डीजे पॉल ओकेनफोल्ड के एकल डेब्यू एल्बम बंका के ट्रैक गेट एम अप में दिखाई दिए। 2003 में रिलीज हुए वेस्टसाइड कनेक्शन के दूसरे एल्बम टेररिस्ट थ्रेट्स ने समीक्षकों की नज़रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसकी बिक्री कम रही। गैंगस्टा नेशन, जिसमें नैट डॉग भी शामिल थे, रिलीज हुआ एकमात्र सिंगल, रेडियो पर हिट रहा। क्यूब और मैक 10 के बीच क्यूब के फिल्मी काम की वजह से ग्रुप के दौरे कम होने के बारे में मतभेद के बाद 2005 में वेस्टसाइड कनेक्शन भंग हो गया। 2004 में क्यूब ने रैप के क्रंक उपशैली के तत्कालीन नेताओं लिल जॉन और ईस्ट साइड बॉयज के गीत रियल निग्गा रोल कॉल में अभिनय किया। 2006 से 2012 लाफ नाउ, क्राई लेटर, रॉ फुटेज और आई एम द वेस्ट। क्यूब ने सिंगलटन की 1995 की फिल्म हायर लर्निंग में विश्वविद्यालय के छात्र फज की भूमिका निभाई। 73 सिंगलटन ने क्यूब को प्रोत्साहित करते हुए कथित तौर पर उससे कहा था, यदि आप एक रिकॉर्ड लिख सकते हैं तो आप एक फिल्म भी लिख सकते हैं। 74 क्यूब ने वयस्क विषयों पर आधारित 1995 की कॉमेडी फ्राइडे की पटकथा लिखी और कॉमेडियन क्रिस टकर के साथ इसमें अभिनय किया। $3.5 मिलियन की लागत से बनी फ्राइडे ने दुनिया भर में $28 मिलियन कमाए। 2 सीक्वेल, नेक्स्ट फ्राइडे और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट, क्रमशः 2000 और 2002 में रिलीज किए गए। 1997 में अमेरिका में निर्वासित एक दक्षिण अफ्रीकी की भूमिका निभाते हुए, जो 15 साल बाद लौटता है, क्यूब ने एक्शन थ्रिलर डेंजरस ग्राउंड में अभिनय किया और एनाकोंडा में सहायक भूमिका निभाई। 1998 में फिर से लेखन करते हुए निर्देशक आइस क्यूब ने द प्लेयर्स क्लब में शुरुआत की। 1999 में उन्होंने जॉर्ज क्लूनी और मार्क वाहलबर्ग के साथ थ्री किंग्स में एक स्टाफ सार्जेंट के रूप में अभिनय किया, जो खाड़ी युद्ध के तत्काल बाद की स्थिति पर आधारित था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1990 में इराक पर हमला किया था, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक बुद्धिमान युद्ध कॉमेडी थी। 13 2002 में क्यूब ने केविन ब्रे की ऑल अबाउट द बेंजामिन्स। 2004 में क्यूब ने बार्बरशॉप 2 और टॉर्क में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने XXX फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त XXX स्टेट ऑफ द यूनियन में मुख्य नायक के रूप में विन डीजल की जगह ली,
जिसमें उन्होंने तीसरी किस्त में चरित्र को दोहराया और 12 साल बाद डीजल के साथ फिर से जुड़े। XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज। वह पारिवारिक कॉमेडी आर.वी. देयर येट में भी दिखाई दिए, जिसने 2007 की अगली कड़ी आर.वी. डन येट में उनकी भूमिका को आधार बनाया। 2012 में क्यूब 21 जंप स्ट्रीट में दिखाई दिए। वह 2014 में इसके सीक्वल 22 जंप स्ट्रीट में भी दिखाई दिए। उस वर्ष और फिर 2016 में लौटने के लिए उन्होंने कॉमेडियन केविन हार्ट के साथ 2 और टिम स्टोरी फिल्मों और 2017 में क्यूब ने कॉमेडी फिस्ट फाइट में चार्ली डे के साथ अभिनय किया। अक्टूबर 2021 में आइस क्यूब को जैक ब्लैक के साथ कॉमेडी फिल्म ओ हेल नो अब स्टेप डूड 75 शीर्षक दिया गया है में अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन कोविड-19 के लिए टीका लगवाने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया। इस परियोजना से उन्हें $9 मिलियन का भुगतान किया जाना था। 76 वृत्तचित्र। 2005 के अंत में आइस क्यूब और आरजे कटलर ने 6 भाग की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला ब्लैक व्हाइट का सहनिर्माण किया, जिसे केबल नेटवर्क एफएक्स द्वारा प्रसारित किया गया। आइस क्यूब और बास्केटबॉल स्टार लेब्रोन जेम्स ने मिलकर जेम्स के जीवन पर आधारित एबीसी के लिए 1 घंटे का विशेष कार्यक्रम पेश किया। 77 11 मई 2010 को ESPN ने क्यूब द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री स्ट्रेट आउटा एले प्रसारित की, जिसमें 1980 के दशक से 1990 के दशक के दौरान लॉस एंजिल्स के सामाजिक राजनीति, हिप हॉप और रेडर्स के बीच परस्पर क्रिया की जांच की गई। 78 79 धारावाहिक टेलीविजन। आइस क्यूब की आर.वी. देयर येट सीरीज का प्रीमियर 2 जून 2010 को TBS पर हुआ। यह टेरी क्रू द्वारा निभाए गए किरदार के नए पति के साथ तालमेल बिठाने वाले एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। 16 अगस्त को शो को 90 और एपिसोड के लिए नवीनीकृत किया गया, 80 जो 6 सीजन के बराबर है। क्यूब ने TBS में अपनी एंट्री के लिए टाइलर पेरी को भी श्रेय दिया। 81 टेलीविजन कैमरों के सामने। बल्कि क्यूब 2014 में PBS बच्चों के शो सेसम स्ट्रीट पर एल्मो के साथ अतिथि के रूप में दिखाई दिए। 82 व्यक्तिगत जीवन। 1990 में रैप ग्रुप पब्लिक एनिमी के एक संगीत सहयोगी ने क्यूब को नेशन ऑफ इस्लाम NOI से परिचित कराया। 83 उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। 84 हालांकि उन्होंने NOI की सदस्यता से इनकार कर दिया। 31 जिसकी श्वेत लोगों और विशेष रूप से यहूदियों के खिलाफ विचारधारा के कारण दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र द्वारा इसे घृणा समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया। 85 हालांकि उन्होंने समूह की अश्वेत राष्ट्रवाद की विचारधारा को आसानी से अपना लिया। 6 जो हिप हॉप समुदाय के लिए एक परिचित अवधारणा है। 86 फिर भी उन्होंने एक प्राकृतिक मुस्लिम के रूप में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का दावा किया है। 83 ऐसा करने का दावा इसलिए किया क्योंकि यह सिर्फ वह और भगवान है। 87 2012 में उन्होंने समानलिंग विवाह के लिए समर्थन व्यक्त किया। 88 2017 में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि धर्म मूर्खतापूर्ण है और उन्होंने समझाया, मैं एक लंबा जीवन जीने वाला हूं और मरने से पहले मैं 3 या 4 बार धर्म बदल सकता हूं। मैं इस्लाम की तरफ हूं, लेकिन मैं ईसाई धर्म की तरफ भी हूं। मैं बौद्ध धर्म की तरफ भी हूं। हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ है। 89 आइस क्यूब की शादी 26 अप्रैल 1992 से किम्बरली वुडरूफ से हुई है। 90 91 उनके 4 बच्चे हैं। 92 उनके सबसे बड़े बेटे ओशे जैक्सन जूनियर जन्म 1991 ने उन्हें स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन फिल्म में चित्रित किया। 93 94 2005 में जब उनसे उनके संगीत और पालन पोषण के बीच संतुलन के बारे में पूछा गया तो क्यूब ने अपने बच्चों को सिर्फ गानों के बोल ही नहीं बल्कि सभी मीडिया में दर्शाई गई हिंसा के मूल्य पर सवाल उठाने की शिक्षा देने पर चर्चा की। अपने बेटे ओशे जैक्सन जूनियर के जरिए आइस क्यूब दादा बन गए हैं। 95 2017 में उन्होंने बिग 3 लॉन्च किया, जो पूर्व NBA खिलाड़ियों वाली 3
ऑन 3 बास्केटबॉल लीग है। 96 आइस क्यूब लास वेगास रेडर्स का एक उल्लेखनीय प्रशंसक है। मूल रूप से 1982 से 1994 तक लॉस एंजिल्स में अपने कार्यकाल के दौरान टीम का समर्थन करता था। टीम की ऐतिहासिक रूप से डरा देने वाली उपस्थिति के साथ एनडब्ल्यूए द्वारा रेडर्स की यादगार चीजों के उपयोग ने आने वाले वर्षों में हिप हॉप संस्कृति में टीम की छवि को और लोकप्रिय बनाने में मदद की। 97 98 आइस क्यूब एमएलबी के लॉस एंजिल्स डोजर्स का भी प्रशंसक है। 99 और लॉस एंजिल्स लेकर्स का भी उतना ही भक्त प्रशंसक रहा है। 100 षड्यंत्र सिद्धांत और यहूदी विरोध। 1991 में अपने एल्बम डेथ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यूब ने नेशन ऑफ इस्लाम की छद्मविद्वतापूर्ण पुस्तक द सीक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैक्स एंड ज्यूज का समर्थन किया, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि यूरोपीय यहूदियों ने अटलांटिक दास व्यापार पर प्रभुत्व जमाया था। 101 102 डेथ सर्टिफिकेट में नो वैसलीन गाना भी शामिल है। 44 103 जिसमें एनडब्ल्यूए के अन्य पूर्व सदस्यों के खिलाफ नस्लीय गालियों का इस्तेमाल किया गया है और समूह के प्रबंधक जेरी हेलर को शैतान और क्रैकर के रूप में संदर्भित किया गया है। 2006 में क्यूब ने अपना 7वां एकल एल्बम लाफ नाउ क्राई लेटर रिलीज किया, जिसकी पहले हफ्ते में 1,44,000 यूनिट बिकी। 48 लिल जॉन और स्कॉट स्टॉर्च ने मुख्य एकल भाई वी ठग्स का निर्माण किया। अक्टूबर में आइस क्यूब को VH1 के वार्षिक हिप हॉप ऑनर्स में सम्मानित किया गया और उन्होंने इसे और ट्रैक गो टू चर्च का भी प्रदर्शन किया। क्यूब ने जल्द ही स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन टूर में विश्व स्तर पर दौरा किया, वेस्टसाइड कनेक्शन के रैपर WC के साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान में प्रदर्शन किया। क्यूब की कई विशेषताओं और संक्षिप्त सहयोगों के बीच सितंबर 2007 में साउंड ट्रैक पर आइस क्यूब गानों का एक संकलन एल्बम इन द मूवीज लाया गया। 49 क्यूब का 8वां स्टूडियो एल्बम रॉ फुटेज 19 अगस्त 2008 को आया, जिसमें गैंगस्टा रैप मेड मी डू इट और डू या थांग जैसे एकल शामिल थे। 2008 में ही क्यूब ने टेक इन 9 के गीत ब्लैक बॉय में मदद की और द गेम के गीत स्टेट ऑफ इमरजेंसी में भी शामिल थे। NFL फुटबॉल टीम रेडर्स के प्रशंसक के रूप में क्यूब ने अक्टूबर 2009 में एक श्रद्धांजलि गीत रेडर नेशन जारी किया। 50 2009 में आइस क्यूब ने जुगलोस के गैदरिंग में प्रदर्शन किया और 2011 के त्योहार में प्रदर्शन करने के लिए वापस लौटा। 51 आइस क्यूब अक्टूबर 2010 में मेट्रो सिटी कॉन्सर्ट क्लब में प्रस्तुति देते हुए 28 सितंबर 2010 को उनका 9वां एकल एल्बम आई एम द वेस्ट आया। क्यूब कहते हैं उनके किसी भी अन्य एल्बम से अलग दिशा में। इसके निर्माताओं में DJ क्विक, डॉ. ड्रे, ESK जैसे वेस्ट कोस्ट के दिग्गज शामिल है और लगभग 20 वर्षों के बाद फिर से क्यूब के एक समय के CIA समूह के साथी सर जिंक्स एकल आई रेप दैट वेस्ट की पेशकश करते हुए एल्बम ने बिलबोर्ड 222 पर शुरुआत की और अपने पहले सप्ताह में 22,000 प्रतियां बेचीं। इसके अलावा 2010 में क्यूब ने साथ ट्रे द घोस्ट नामक उभरते हुए रिकॉर्डिंग कलाकार को साइन किया, जिसे अधिकांश रिकॉर्ड कंपनियों द्वारा या तो छोड़ दिया गया या कुकीटर उपचार दिया गया। 52 2011 में क्यूब ने डेज डिलिंगर के गीत इज यू रेडी टू डाई और DJ क्विक के गीत बूगी टिल यू कोंक आउट में अभिनय किया। 2012 में आइस क्यूब ने ICP के द माइटी डेथ पॉप एल्बम से इनसेन क्लाउन पॉस गीत क्रिस बेनोइट के रीमिक्स के लिए एक कविता रिकॉर्ड की, जो माइक ई क्लार्क के एक्स्ट्रा पॉप एम्पोरियम एल्बम में दिखाई दी। 53 सितंबर 2012 में पेप्सी के NFL एंथम अभियान के दौरान क्यूब ने अपना दूसरा रेडर्स एंथम कम एंड गेट इट रिलीज किया। 54 2012 वर्तमान एवरीथिंग्स करप्ट और माउंट वेस्टमोर का गठन। नवंबर 2012 में क्यूब ने अपने आगामी 10वें स्टूडियो एल्बम एवरीथिंग्स करप्ट पर अधिक विवरण जारी किए।
2012 के चुनावों के करीब इसका टाइटल ट्रैक जारी करते हुए उन्होंने कहा, आप जानते हैं, यह रिकॉर्ड राजनीतिक प्रमुखों के लिए है। 55, 56, लेकिन एल्बम की रिलीज में देरी हुई। 57, 10 फरवरी 2014 को आईट्यून्स ने इसका एक और सिंगल, सिक देम यंगिंस ऑन एम लाया। 58 और अगले दिन एक संगीत वीडियो जारी किया। 59, कुछ और गाने रिलीज होने के बावजूद एल्बम की रिलीज में देरी हुई, यहां तक कि क्यूब के 2015 की फिल्म स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन पर काम करने से भी आगे। 2017 में रिलीज की तारीख तय करने वाले बयान के बाद 60 एल्बम आखिरकार 7 दिसंबर 2018 को आया। 61, 2014 में क्यूब एमसी रेन के रीमिक्स रिबेल म्यूजिक में दिखाई दिए, जो 2000 में एनडब्ल्यूए के पुनर्मिलन के बाद उनका पहला सहयोग था। 62, 2020 में क्यूब रैपर स्नूप डॉग E40 टू शॉट के साथ शामिल हो गए और सुपरग्रुप माउंट वेस्टमोर का गठन किया। समूह का पहला एल्बम 7 जून 2022 को जारी किया गया था। 63, 64, 65, 66, 2024 की शुरुआत में आइस क्यूब अपने स्ट्रेट इनटू कनारा दौरे के हिस्से के रूप में पूरे कनारा का दौरा करने के लिए तैयार है। 67, 68, 69, 70, 71, 72 फिल्म और टेलीविजन कैरियर। 1991 से आइस क्यूब ने लगभग 40 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से कई को बहुत सराहा गया है। 13 उनमें से कुछ, जैसे 1992 की थ्रिलर ट्रेसपास और 1999 की युद्ध कॉमेडी थ्री किंग्स, एक्शन पर प्रकाश डालती है। 13 फिर भी अधिकांश कॉमेडी है, जिनमें कुछ वयस्क उन्मुख भी शामिल है, जैसे फ्राइडे फ्रेंचाइजी, जबकि इनमें से अधिकांश परिवार के अनुकूल है, जैसे बार्बर शॉप फ्रेंचाइजी। 13 आख्यान। जुलाई 1991 में रिलीज हुई जॉन सिंगलटन की सेमिनल फिल्म बॉयज इन द हुड में अभिनेता आइस क्यूब ने डॉग बॉय की भूमिका निभाई, एक ऐसा किरदार जिसे क्यूब ने बखूबी निभाया। 11 बाद में क्यूब ने वाल्टर हिल की 1992 की थ्रिलर फिल्म ट्रेसपास में आइस टी और बिल पैक्सटन के साथ और चार्ल्स बर्नेट की 1995 की फिल्म द ग्लास शील्ड में अभिनय किया। इस बीच क्यूब ने सिंगलटन की 1993 की रोमांस पोएटिक जस्टिस में जेनेट जैक्सन के साथ सहकलाकार बनने से इनकार कर दिया, एक भूमिका जिसे बाद में टुपैक शकूर ने निभाया। 2004 में वे प्रायर ऑफेंस में दिखाई दिए, जो एक टेलीविजन फिल्म थी जहां उन्होंने विली द विनो का किरदार निभाया था। 2005 में वे कॉमेडी सेंट्रल टॉक शो वीकेंड्स एट द डीएल में देखे गए, जहां उन्होंने माइकल जॉनसन का चरित्र निभाया था। उसी वर्ष उन्होंने आरोन मैकग्रुडर की एनिमेटेड सीरीज द बूंडॉक्स में रॉबर्ट जेबेदिया ग्रैंडडैड फ्रीमैन के रूप में अभिनय करना शुरू किया। यह कार्टून नेटवर्क बटा एडल्ट स्विम सीरीज 4 सीजन तक चली। 9/2/2006 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म थुगाबू ए मिरेकल ऑन डी रॉक स्ट्रीट में रेडियो पर क्रिसमस गायक रियल सांता की भूमिका निभाई। मई 2013 में उन्हें रैपर लॉजिक के 2013 मिक्सटेप यंग सिनात्रा वेलकम टू फॉरएवर से सैटरडे स्किट में दिखाया गया था। बाद में उन्होंने एक और आरोन मैकग्रुडर सीरीज ब्लैक जीसस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक बेघर व्यक्ति लॉयड की भूमिका निभाई। 2 वीडियो संगीत। विदर्स्पून संगीत उद्योग के कलाकारों के कई संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 2000 में वे हिप हॉप सुपरस्टार जेजेड के हिट सिंगल आई जस्ट वाना लव यू गिव इट 2 मीटर के संगीत वीडियो में थे। वे फील्ड मॉब के गाने सिक ऑफ बीइंग लोनली के संगीत वीडियो में भी थे। अन्य संगीत वीडियो क्रेडिट में गुडी मॉब का वे डोंट डांस नो मो और एलएल कूल जे का आइंट नोबडी शामिल है। 2008 में विदर्स्पून ने 63 सेंट नामक एक हिप हॉप कॉमेडी एल्बम जारी किया। कॉमेडी टूर। विदर्स्पून अपने कॉमेडियन मूल की ओर लौट गए और एक कॉमेडी टूर शुरू किया, जिसका प्रीमियर 28 मार्च 2008 को शोटाइम पर टेलीविजन पर हुआ। अपने 2009 के दौरे में उन्होंने देश भर में 19 पड़ाव डाले। दिसंबर 2011 में विदर्स्पून ने ट्यूनिका, मिसिसिपी में हाराह के कैसीनो में
फनी बोन कॉमेडी क्लब में एक बार फिर मंच पर अपना स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट पेश किया। व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु। विदर्सपून ने 1988 में एंजेला रॉबिन्सन से शादी की। 17 उन्होंने 2 बेटों जॉन डेविड जेडी और अलेक्जेंडर का पालन पोषण किया। 5 डेविड लेटरमैन विदर्सपून के सबसे अच्छे दोस्त थे और उनके 2 बेटों के गॉडफादर है। 18 विदर्सपून का 29 अक्टूबर 2019 को 77 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया के शर्मन ओक्स स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 19-20 उनका अंतिम संस्कार 5 नवंबर 2019 को लॉस एंजिल्स में हुआ और उन्हें कैलिफोर्निया के हॉलीवुड हिल्स के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में दफनाया गया। 21 जॉन विदर्सपून ने वेदरस्पून 27 जनवरी 1942 29 अक्टूबर 2019 एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता थे जिन्होंने विभिन्न टेलीविजन शो और फिल्मों में अभिनय किया। एक उन्होंने फ्राइडे सीरीज में विली जोन्स की भूमिका निभाई। एक और हॉलीवुड शफल 1987, बूमरैंग 1992, द 5 हार्टबीट्स 1991 और वैम्पायर इन ब्रुकलिन 1995 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। एक इसके अलावा विदर्सपून ने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर 1994, द वेन्स ब्रदर्स 1995 से 1999, द ट्रेसी मॉर्गन शो 2003, बार्नाबी जोन्स 1973, द बूंडॉक्स 2005। 1-2 उन्होंने एक फिल्म लिखी फ्रॉम द ओल्ड स्कूल जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग कामकाजी व्यक्ति की भूमिका निभाई जो पड़ोस के एक सुविधा स्टोर को स्ट्रिप क्लब में विकसित होने से रोकने की कोशिश करता है। प्रारंभिक जीवन। विदर्सपून का जन्म 27 जनवरी 1942 को डेट्रॉयट, मिशिगन में हुआ था। 3-4 बाद में उन्होंने अपना अंतिम नाम वेदरस्पून से बदलकर विदर्सपून कर लिया। 5 विदर्सपून 11 भाई बहनों में से एक थे। 6 उनके बड़े भाई विलियम मोटाउन के गीतकार बन गए जिनके साथ उन्होंने 1966 के हिट एकल व्हाट बिकम्स ऑफ द ब्रोकन हार्टेड के बोल लिखे। 6 एक अन्य भाई कैटो डेट्रॉयट में पीबीएस टीवी नेटवर्क CH56 के निदेशक थे। 7 उनकी बहन दिवंगत डॉ गर्ट्रूड स्टैक्स डेट्रॉयट के एक चर्च शालोम फेलोशिप इंटरनेशनल में पादरी थीं। 7 विदर्सपून को संगीत का शौक था और उन्होंने तुरही और फ्रेंच हॉर्न बजाना सीखा। 8 आजीविका। विदर्सपून ने कभी कभी एक मॉडल के रूप में काम किया। 1960 और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने अपना स्टैंड अप कॉमेडी करियर शुरू किया। व्यवसाय में उनके कई दोस्त थे जिनमें टिम रीड जब वे सिंसिनाटी में WKRP और द रिचर्ड प्रायर शो में काम कर रहे थे, रॉबिन विलियम्स द रिचर्ड प्रायर शो में भी, जे लेनो और डेविड लेटरमैन शामिल थे। 2 विदर्सपून ने कई फीचर फिल्मों आमतौर पर कॉमेडी में अभिनय किया जिनमें फ्राइडे और इसके सीक्वल नेक्स्ट फ्राइडे और फ्राइडे आफ्टर नेक्स्ट, हॉलीवुड शफल, आई एम गोना गेट यू सक्का, बर्ड, वैम्पायर इन ब्रुकलिन और द मेटियोर मैन शामिल है। 3-9-2 विदर्सपून को हाउस पार्टी जैसी फिल्मों में उनके अतिरंजित चरित्रों के लिए भी जाना जाता था जिसमें उन्होंने एक चिढ़े हुए पड़ोसी की भूमिका निभाई थी जिसे बार बार पार्टी के कारण जगाया जाता है। 2 और एडी मर्फी के साथ बूमरैंग जहां उन्होंने मर्फी के सबसे अच्छे दोस्त के बुरे व्यवहार वाले पिता मिस्टर जैक्सन की भूमिका निभाई थी। 9 टेलीविजन। उनकी पहली टेलीविजन उपस्थिति 1970 के दशक के CBS टेलीविजन शो बार्नाबी जोन्स में थी। 10 जिसमें उन्होंने ड्रग एडिक्ट युवाओं के लिए एक कैंप काउंसलर की भूमिका निभाई थी। 11 इसके बाद की प्रस्तुतियां गुड टाइम्स। 12 व्हाट्स हैपनिंग। 13 और द इनक्रेडिबल हल्क में थीं। 14 1977 में वह NBC अमेरिकन कॉमेडी सीरीज द रिचर्ड प्रायर शो में नियमित हो गए। 2 इसके बाद 1982 में उनकी उपस्थिति WKRP इन सिंसिनाटी में हुई जिसमें विदर्सपून ने चौथे सीजन के एपिसोड सर्कमस्टेंटियल एविडेंस में डिटेक्टिव डेविस की भूमिका निभाई। 15 1981 में
वे एनबीसी पुलिस ड्रामा हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए जो अंडरकवर डिटेक्टिव बेलकर से हॉट डॉग खरीदने की कोशिश करता है। 1981 में ही वे एनबीसी के कानूनी ड्रामा एले लॉ में मार्क स्टीडमैन के रूप में ऑन योर ऑनर एपिसोड में दिखाई दिए। वे यू अगेन में ओसबोर्न के रूप में दिखाई दिए। अन्य टेलीविजन शो में 227 शामिल है, जो एक एनबीसी कॉमेडी थी जो उन महिलाओं के बारे में थी जो बहुसंख्यक अश्वेत अपार्टमेंट परिसर में रहती थीं, और व्हाट्स हैपनिंग नाउ व्हाट्स हैपनिंग का सीक्वल। विदर्स्पून को अमेरिकी टेलीविजन सिटकॉम एमेन 1988 में भी बेलीफ के रूप में दिखाया गया था। एनबीसी पर प्रसारित होने वाला यह शो 1980 के दशक के उन शो में से एक था जिसमें लगभग पूरी तरह से अश्वेत कलाकार थे। इसके बाद टाउनसेंड टेलीविजन 1993, कॉस्मिक स्लोप 1994 और मर्डर वाज द केस 1994 में शराबी के रूप में उनकी भूमिकाएं सामने आईं। बाद में वे 1997 के लिविंग सिंगल एपिसोड 3 मेन एंड ए बकी में स्मोक आई हॉवर्ड के रूप में दिखाई दिए। टेलीविजन सीरीज में उनकी सबसे बड़ी भूमिका द वेंस ब्रदर्स 1995 से 1999 में थी, जो WB पर प्रसारित हुई, और इसमें शॉन और मार्लन वेंस ने अभिनय किया, जिन्होंने भाइयों शॉन और मार्लन विलियम्स की भूमिका निभाई। 9 विदर्स्पून ने उनके पिता जॉन पॉप्स विलियम्स की भूमिका निभाई। वह किड्स WB एनिमेशन सीरीज वेनहेड में भी थे, जो न्यूयॉर्क शहर के हार्लेम में गरीबी में पलेबरे एक युवा लड़के के बारे में थी। शनिवार की सुबह प्रसारित होने वाला यह शो निर्माता डेमन वेंस के जीवन पर आधारित था। 2003 में विदर्स्पून ने एनबीसी के लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग में एक शो किया, जो एक रियलिटी टेलीविजन शो था जिसमें एक समूह से शीर्ष कॉमेडियन का चयन किया जाता था और उसे लास वेगास के फाइनल में अनुबंध दिया जाता था। उसी वर्ष उन्होंने द प्राउड फैमिली एपिसोड एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग में ओरान जोन्स के रूप में प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने किम पॉसिबल के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। इस दौरान विदर्स्पून को कॉमेडी सीरीज द ट्रेसी मॉर्गन शो के सभी 18 एपिसोड में स्पून के रूप में भी दिखाया गया था। 2 नस्लवाद और यहूदी विरोधी के आरोपों के जवाब में क्यूब ने 2008 में कहा, मेरे पास यहूदी विरोधी, इस विरोधी, उस विरोधी, कोरियाई विरोधी होने का समय नहीं है। मेरे पास उस बकवास के लिए समय नहीं है। मैं अश्वेतों का समर्थन करने में बहुत व्यस्त हूं। आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। 101 2015 में क्यूब ने नो वैसलीन के बोलों में यहूदी शब्द को शामिल करने पर खेद व्यक्त किया और बताया कि उनका इरादा केवल हेलर पर हमला करना था, न कि पूरी यहूदी जाति पर। 43 2020 में मार्लो स्टर्न ने डेली बीस्ट में क्यूब के यहूदी विरोधी लंबे, परेशान करने वाले इतिहास को संबोधित करते हुए एक लेख लिखा। 44 यह लेख क्यूब के दिन भर के ट्विटर पोस्टिंग स्प्री का जवाब था, जिसके दौरान उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम के नेता लुइस फरखान को बढ़ावा दिया। 86 उन्होंने विभिन्न अप्रमाणित यहूदी विरोधी षड्यंत्र सिद्धांतों को भी साझा किया। 105 फिर से खुद को सिर्फ अश्वेत समर्थक और किसी का विरोधी नहीं कहते हुए उन्होंने हाइप को खारिज कर दिया और स्वीकार किया कि वह सिर्फ अपना सच बता रहे थे। 106 डिस्कोग्राफी बर्नार्ड जेफरी मैक्कुलो 5 अक्टूबर 1957, 9 अगस्त 2008, एक जिन्हें उनके स्टेज नाम बर्नी मैक से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता, निर्माता, लेखक और मानवतावादी थे। शिकागो के साउथ साइड में जन्मे और पलेब्रे मैक ने स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में लोकप्रियता हासिल की। वह साथी कॉमेडियन स्टीव हार्वे, सेड्रिक द एंटरटेनर और डीएल ह्यूगले के साथ फिल्म द ओरिजिनल किंग्स ऑफ कॉमेडी में शामिल हुए। HBO शो मिडनाइट मैक की मेजबानी करने के बाद मैक कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म भूमिकाएं 2001 से 2007 तक ओशन की फिल्म श्रृंखला में फ्रैंक कैटन के रूप में और मिस्टर 3000 के शीर्षक चरित्र के रूप में थीं। वह अपने नाम के शो के स्टार थे,
जो 2001 से 2006 तक चला, जिसने उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए 2 एमी पुरस्कार नामांकन दिलाए। मैक की अन्य फिल्मों में द प्लेयर्स क्लब, हेड ऑफ स्टेट, बैड सांता, गेस हू, प्राइड और सोल मैन में प्रमुख भूमिकाएं शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बर्नार्ड जेफरी मैकुलो का जन्म 5 अक्टूबर 1957 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। 2. मैक मैरी मैकुलो और जेफरी हैरिसन की दूसरी संतान थे। 3. मैक का पालन पोषण उनकी एकल मां और उनके दादा दादी ने शहर के दक्षिणी हिस्से में किया था। 4. मैक ने अपने हाई स्कूल करियर की शुरुआत शिकागो वोकेशनल हाई स्कूल से की। 1973 के दौरान मैक अपने दूसरे वर्ष के दौरान अपनी मां की मृत्यु के बाद जेसुइट हाई स्कूल में पढ़ने के लिए टैम्पा, फ्लोरिडा चले गए। 5. कुछ ही समय बाद मैक के बड़े भाई और उनके अलग हुए पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मैक बाद में शिकागो लौट आए और 1975 में शिकागो वोकेशनल से स्नातक हुए। 6. अपने 20 के दशक और 30 के दशक की शुरुआत में मैक ने कई तरह की नौकरियों में काम किया, जिसमें चौकीदार, कोच, पेशेवर मूवर, रसोइया, बस ड्राइवर, वंडर ब्रेड डिलीवरी मैन, फर्नीचर मूवर और यूपीएस एजेंट शामिल थे, जबकि सप्ताहांत में क्लबों और पार्टियों में कॉमेडी भी करते थे। 5. आजीविका। मैक का प्रभाव द थ्री स्टूज से था और स्टैंड अप कॉमेडियन रिचर्ड प्रायर और रेड फॉक्स को सुनना था। मैक ने शिकागो के कॉटन क्लब में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में शुरुआत की। 32 साल की उम्र में मिलर लाइट कॉमेडी सर्च जीतने के बाद एक कॉमेडियन के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1992 में एचबीओ के डेफ कॉमेडी जैम के तीसरे एपिसोड में एक प्रदर्शन ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। मार्टिन लॉरेंस द्वारा बढ़ती शत्रुतापूर्ण भीड़ को शांत करने में असमर्थ होने के बाद मैक मंच पर गए और दर्शकों से कहा, मैं तुम लोगों से नहीं डरता, और कहा कि वह यहां किसी मूर्खता के लिए नहीं आया है। 7. बर्नी मैक शो। जून 2007 में ट्रांसफॉर्मर्स के प्रीमियर पर बर्नी मैक। 2001 में फॉक्स नेटवर्क ने मैक को अपना खुद का टेलीविजन सिटकॉम दिया, जिसका नाम द बर्नी मैक शो था, जिसमें उन्होंने खुद का एक काल्पनिक संस्करण दिखाया। शो में वह अचानक अपनी बहन के 3 बच्चों का संरक्षक बन जाता है जब वह पुनर्वास में प्रवेश करती है। मैक ने दर्शकों को अपने विचार बताने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया। शो में बर्नी के वास्तविक जीवन की कई घटनाओं की पैरोडी थी। मैक, जो शिकागो के साउथ साइड में पले-बड़े थे, शिकागो व्हाइट सॉक्स के प्रशंसक थे और अक्सर एपिसोड में अपनी पसंदीदा टीम का संदर्भ देते थे, जिसमें तत्कालीन व्हाइट सॉक्स पिचर जॉन गारलैंड को अतिथि भूमिका में शामिल करना भी शामिल था। 2005 के सीजन में उन्होंने व्हाइट सॉक्स जैकेट और टोपी पहनी थी और अपने गृहनगर शिकागो व्हाइट सॉक्स और उनके स्टाफ सदस्यों को उनकी हालिया वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए बधाई दी थी। 2005 से 2006 सीजन के बाद शो का नवीनीकरण नहीं किया गया। श्रृंखला का समापन 14 अप्रैल 2006 को प्रसारित हुआ। अन्य पुरस्कारों के अलावा शो ने उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी, 8 प्रसारण में उत्कृष्टता के लिए पीबॉडी पुरस्कार और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने वाले टेलीविजन लेखन के लिए ह्यूमैनिटास पुरस्कार जीता। 9 द बर्नी मैक शो में उनके किरदार को टीवी गाइड की सभी समय के 50 महानतम टीवी पिताओं की सूची में 47वें स्थान पर रखा गया था। 10 शो में अपने कार्यकाल के दौरान मैक ने ओशियंस ट्रिलॉजी 2001 से 2007, हेड ऑफ स्टेट 2003 और बैड सांता 2003 में सहाभिनीत भूमिकाएं निभाई, साथ ही बेसबॉल थीम वाली फिल्म मिस्टर 3000 2004 और गेस हू 2005, जो 1967 की फिल्म गेस हूज कमिंग टू डिनर का रीमेक थी, में भी मुख्य भूमिकाएं निभाईं। तो दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 14 अप्रैल 2000 में। तो इसे इंडिया के अंदर रिलीज़ किया गया था 5 साल बाद तकरीबन, और 5 साल पहले यानी कि 1995 में इसे 14 अप्रैल को रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड वाइड है, और 91 मिनट इसकी लेंथ थी। और उस समय इसका जो बजट था वो 3.5 मिलियन का था, बहुत कम बजट था।
और इसने जो कलेक्शन किया 27.4 मिलियन का किया था, जो कि इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाती हैं। बाकी पूरी जानकारी मैंने इस मूवी के बारे में बता दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।